Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सोचिए आज से लगभग 200 साल पहले का दौर, एक ऐसा समय जब ये माना जाता था कि अगर कोई महिला पढ़ना लिखना सीख ले तो उसका पति मर जाएगा। उसी दौर में एक महिला ने रात के अंधेरे में छिप-छिप कर एक एक अक्षर जोड़ना सीखा और 60 साल की उम्र में भारत की पहली आत्मकथा लिख डाली। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत थी। और आज हम इसी बदलाव की यात्रा की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे सामने है एनसीईआरटी की कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 की किताब का अध्याय 5, औरतों ने बदली दुनिया। बिल्कुल, और जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं, हम यहाँ सिर्फ चैप्टर की समरी नहीं बताते। हमारा मकसद है यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से इसका एक गहन विश्लेषण करना। हम समझेंगे कि इस अध्याय के छोटे छोटे उदाहरण जनरल स्टडीज पेपर 1 में भारतीय समाज और महिला सशक्तिकरण, हाँ, और पेपर 2 में सामाजिक न्याय जैसे विषयों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपको हमारे काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहें, तो प्लीज सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर भी विचार कर सकते हैं। आपका सहयोग हमें बहुत हिम्मत देता है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की परतों को खोलना शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही सामान्य सी लगने वाली क्लासरूम एक्टिविटी से होती है। बच्चों से किसान, फैक्ट्री मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट और शिक्षक के चित्र बनाने को कहा जाता है और नतीजा शायद वही आता है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। हाँ, नतीजा चौंकाने वाला नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला है। ज्यादातर बच्चों ने नर्स के रूप में महिला का चित्र बनाया और पायलट या वैज्ञानिक के रूप में पुरुष का। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विचार बच्चों के अपने नहीं हैं। ये समाज से मिली हुई तस्वीरें हैं। बिल्कुल, समाज द्वारा उनके दिमाग में डाली गई तस्वीरें हैं। हाँ। हम बचपन से कुछ भूमिकाओं को लड़कियों के लिए और कुछ को लड़कों के लिए फिक्स कर देते हैं। अच्छा। और यूपीएससी की भाषा में कहें तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। समाजशास्त्र में इसे सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहते हैं। ये हमारे आसपास हर वक्त होता है। जब कोई कहता है लड़के रोते नहीं या लड़कियों को धीरे बोलना चाहिए, तो यही समाजीकरण की प्रक्रिया है। मतलब एक अदृश्य सॉफ्टवेयर की तरह जो हमारे दिमाग में बचपन से इंस्टॉल कर दिया जाता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। और ये हमारी पूरी सोच को दिशा देता है। किताब में एक और बहुत अच्छा उदाहरण है जो दिखाता है कि ये दबाव सिर्फ लड़कियों पर नहीं है। एक लड़के पर गणित और कंप्यूटर लेने का दबाव है क्योंकि उसमें अच्छा जॉब मार्केट है, भले ही उसकी असली रुचि शायद इतिहास में हो। और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये एक आर्थिक बाधा भी है। आर्थिक बाधा? वो कैसे? अच्छा, तो सोचिए, जब समाज ये तय करता है कि आधी आबादी यानी महिलाएं कुछ ही कामों के लिए बनी हैं और पुरुषों को भी उनकी रुचि के खिलाफ कुछ खास करियर में धकेला जाता है, तो हम देश के सबसे बड़े संसाधन यानी हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा उठाने से चूक जाते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर एक सीधी चोट है। अच्छा, तो जीएस पेपर 1 के उत्तर में इस बिंदु का विश्लेषण आर्थिक दृष्टिकोण से भी किया जा सकता है। बिल्कुल, कि कैसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग न सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बल्कि राष्ट्र के आर्थिक विकास को भी बाधित करती है। ये तो हुई रूढ़ियों की बात, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमेशा सबने इन रूढ़ियों को चुपचाप मान लिया? इतिहास तो कुछ और ही कहता है। कुछ कहानियां तो वाकई असाधारण हैं, जैसे राष्ट्रसुंदरी देवी की। उनकी कहानी तो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। 1800 में पश्चिम बंगाल के एक अमीर जमींदार परिवार में जन्मी। उस दौर में महिलाओं का पढ़ना लिखना पाप समझा जाता था। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब ये मान्यता थी कि पढ़ी लिखी औरतें विधवा हो जाती हैं। हाँ, यही अंधविश्वास था और इसी माहौल में उन्होंने पढ़ना सीखा। पर कैसे? यही तो उनकी हिम्मत की दास्तान है। वो रात में जब सब सो जाते थे, तब रसोई के दिए की रोशनी में पढ़ती थीं। वो अपने बेटे की वर्णमाला की किताब से एक पन्ना फाड़ लेती और पूजा घर में रखी चैतन्य भागवत के पन्नों से उसका मिलान करती। अक्षर से अक्षर जोड़कर उन्होंने पढ़ना सीखा। और फिर 60 साल की उम्र में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखी। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली ज्ञात आत्मकथा। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मूक क्रांति की घोषणा थी। सही कहा। और यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है,
ये जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स के पेपर के लिए एक शानदार केस स्टडी है। ये दिखाती है कि मुश्किल हालात में दृढ़ता, परसिवियरेंस और साहस, कोरेज जैसे नैतिक मूल्य क्या मायने रखते हैं। और ऐसी ही एक और जबरदस्त कहानी है रुकैया सखावत हुसैन की। उनकी कहानी थोड़ी अलग है पर उतनी ही प्रेरणादायक। बिल्कुल। रुकैया जी का जन्म 1880 में हुआ। उनके परिवार की सोच थोड़ी बेहतर थी तो उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना सिखाया गया, लेकिन बांग्ला और अंग्रेजी सीखने पर पाबंदी थी। और वजह ये थी कि ये भाषाएं लड़कियों को बाहरी दुनिया के संपर्क में लाएंगी और उनके विचार खराब हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने इसका भी रास्ता निकाल लिया है ना। हाँ, अपने बड़े भाई और बहन की मदद से उन्होंने ये दोनों भाषाएं भी सीख ली, और सिर्फ सीखी ही नहीं बल्कि उन भाषाओं में ऐसा कुछ लिख दिया जिसकी कल्पना भी उस समय कोई नहीं कर सकता था। आप सुल्ताना का सपना की बात कर रहे हैं। हाँ, सुल्तानाज ड्रीम। सिर्फ 25 साल की उम्र में 1905 में उन्होंने अंग्रेजी में ये कहानी लिखी। इसमें उन्होंने लेडी लैंड नाम की एक काल्पनिक जगह की कल्पना की, एक ऐसी दुनिया जहां सत्ता महिलाओं के हाथ में थी। वे सौर ऊर्जा से चलने वाली हवाई कारें उड़ाती थीं और पुरुषों को मर्दाना यानी पर्दे में रखा जाता था। 1905 में ये तो उस दौर के लिए एक वैचारिक धमाका रहा होगा। उन्होंने समाज के पूरे पावर स्ट्रक्चर को ही उलट कर रख दिया था, भले ही कल्पना में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उस दौर का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ये दिखाता है कि कैसे साहित्य का इस्तेमाल सामाजिक नियमों को चुनौती देने के लिए एक शक्तिशाली हथियार के रूप में किया जा सकता है। और इससे हम जीएस पेपर 1 में सांस्कृतिक प्रतिरोध यानी कल्चरल रेजिस्टेंस के उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और रुकैया जी सिर्फ कल्पना में नहीं जीती। 1910 में उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जो आज भी चल रहा है। हाँ, और आपके इस बिंदु से एक और बात जुड़ती है। प्रीलिम्स में समाज सुधारकों पर सवाल आते हैं, जैसे 2013 में एनी बेसेंट पर आया था। राज सुंदरी देवी या रुकैया हुसैन जैसे नाम शायद उतने प्रचलित ना हो, लेकिन यूपीएससी अब ऐसे कम ज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण योगदानों पर ध्यान दे रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे व्यक्तिगत प्रयास भी एक बड़े सामाजिक बदलाव की नींव रख सकते हैं। ये कहानियां हमें प्रेरणा तो देती हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि लगभग 200 साल बाद जमीनी हकीकत कितनी बदली है। क्या आज लड़कियों के लिए शिक्षा का रास्ता पूरी तरह खुल गया है? अध्याय के सरकारी आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि हम अभी भी मंजिल से बहुत दूर हैं। एमएचआरडी, जो अब शिक्षा मंत्रालय है, उसके 2018 के आंकड़ों के अनुसार प्राइमरी स्तर के बाद लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर, मतलब ड्रॉप आउट रेट, बढ़ जाती है। और जब हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को देखते हैं तो ये दर और भी ज्यादा हो जाती है। हाँ, ये एक बहुत गंभीर खाई है जिसे पाटना अभी बाकी है। और अध्याय इसके पीछे के जो कारण बताता है वो आज भी उतने ही सच हैं, जैसे गरीबी, भेदभाव। हाँ, इसकी कई परतें हैं। पहला और सबसे साफ कारण है गरीबी। कई परिवार सब बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते। दूसरा है भेदभाव, जहां दलित और आदिवासी बच्चों को स्कूल में शिक्षकों और सहपाठियों द्वारा अलग थलग महसूस कराया जाता है। लेकिन गरीबी तो लड़कों की पढ़ाई में भी एक बाधा है। फिर ऐसा क्यों है कि लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट पर इसका असर ज्यादा दिखता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर आर्थिक कारण सामाजिक कारणों से जुड़ जाता है। जब संसाधनों की कमी होती है तो कई परिवार लड़के की शिक्षा को एक निवेश के तौर पर देखते हैं और लड़की की शिक्षा को खर्च के तौर पर। ये पिछड़ी सोच आज भी मौजूद है। इसके अलावा स्कूलों और सुविधाओं का अभाव भी एक बड़ा मुद्दा है। गांव में स्कूल दूर होते हैं, शिक्षकों की कमी होती है और खास तौर पर लड़कियों के लिए अलग शौचालय ना होना एक बहुत बड़ा कारण है। और चौथा, सुरक्षा का मुद्दा। अगर स्कूल का रास्ता सुरक्षित नहीं है तो माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से डरते हैं। ये सभी कारण सीधे जीएस पेपर 2 के सोशल जस्टिस और इश्यूज रिलेटिंग टू एजुकेशन से जुड़ते हैं। जब हम सरकार की योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विश्लेषण करते हैं तो सिर्फ उनके उद्देश्य जानना काफी नहीं है। मतलब हमें इन जमीनी हकीकतों को भी अपने उत्तर में शामिल करना होगा। बिल्कुल। आप बता सकते हैं कि इन योजनाओं के बावजूद ड्रॉप आउट रेट क्यों बना हुआ है? ये बिंदु आपके उत्तर को एक विश्लेषणात्मक स्तर पर ले जाते हैं। व्यक्तिगत संघर्षों से आगे बढ़कर अध्याय का अंतिम हिस्सा एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर केंद्रित है, महिला आंदोलन। जब व्यक्तिगत लड़ाइयां एक सामूहिक आवाज बन जाती हैं। बिल्कुल। और महिला आंदोलन को एक बड़े पेड़ की तरह समझना चाहिए। इसकी जड़ें जमीन के नीचे हैं जो जागरूकता फैलाने का काम करती हैं।
नुक्कड़ नाटकों, गीतों के जरिए। इसका तना और शाखाएं सड़कों पर होने वाले प्रदर्शन हैं। और इसके फल हैं वे कानूनी बदलाव जो हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, और इन बदलावों के लिए आंदोलन कई तरह के तरीके अपनाता है, जैसे अभियान चलाना। कैंपेनिंग इसका सबसे प्रभावी तरीका है। जैसे 1980 के दशक में दहेज हत्याओं के खिलाफ जबरदस्त अभियान चले, जिसके बाद दहेज कानूनों को और सख्त बनाया गया। और 1997 वाला उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, विशाखा गाइडलाइंस महिला संगठनों के सालों के संघर्ष के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए, जो बाद में 2013 में कानून बना। और एक चौथा तरीका जो शायद इन सब का आधार है, एकजुटता दिखाना, सॉलिडारिटी। बिल्कुल। जब किसी एक महिला या समूह के साथ अन्याय होता है तो बाकी महिला संगठन और लोग एकजुट होकर उनके साथ खड़े होते हैं। यही एकजुटता आंदोलन की असली ताकत है। और यूपीएससी के लिए इसका महत्व यह है कि यह प्रेशर ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी की भूमिका का एक आदर्श उदाहरण है, जो सीधे जीएस पेपर 2 का हिस्सा है। मतलब ये कि लोकतंत्र में सिर्फ संविधान में अधिकार लिख देना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अध्याय हमें यही सिखाता है, संविधान अधिकार देता है, लेकिन उन अधिकारों को हकीकत बनाने के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, जागरूकता और सामूहिक संघर्ष जरूरी है। चलिए, तो आज की इस गहरी चर्चा को समेटने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी बातचीत की शुरुआत ये समझने से की कि कैसे समाज बचपन से ही रूढ़िवादी भूमिकाएं बना देता है, जो न सिर्फ व्यक्तिगत क्षमता को बल्कि देश के विकास को भी सीमित करती हैं। फिर हम इतिहास में गए और राशा सुंदरी देवी और रुकैया सखावत हुसैन जैसी महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियों को जाना, जिन्होंने शिक्षा को एक हथियार बनाकर इन बंधनों को तोड़ा। लेकिन फिर हम वर्तमान की जमीनी हकीकत पर लौटे और देखा कि आज भी लड़कियों के लिए शिक्षा का रास्ता गरीबी, भेदभाव और असुरक्षा जैसी कई चुनौतियों से भरा है। और अंत में हमने देखा कि कैसे इन व्यक्तिगत संघर्षों ने महिला आंदोलन का रूप लिया और सामूहिक आवाज के जरिए ठोस बदलाव हासिल किए। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य सार या वो एक बड़ी सीख क्या है जो हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं? मुख्य सार यह है कि समानता का संवैधानिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखा एक नियम नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। इसे हकीकत बनाने के लिए राजसुंदरी देवी जैसे व्यक्तिगत साहस और महिला आंदोलन जैसे सामूहिक संघर्षों की लगातार जरूरत होती है। समानता एक मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। रुकैया सखावत हुसैन ने 1905 में सौर ऊर्जा से चलने वाली हवाई कारें उड़ाती महिलाओं का सपना देखा था। आज के दौर में जब महिलाएं सच में हवाई जहाज और रॉकेट उड़ा रही हैं, तब समानता के लिए अगला लेडीलैंड या अगला बड़ा सपना क्या होना चाहिए? और उस सपने को हासिल करने में नई अदृश्य बाधाएं क्या हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। और जाते जाते एक बार फिर याद दिला दें कि इस तरह के गहन विश्लेषण के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर संभव हो तो पेड मेंबरशिप के माध्यम से हमें अपना सहयोग दें, ताकि हम ये काम आपके लिए लगातार जारी रख सकें। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.